अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी आजकल साउथ अमेरिका के दौरे पर हैं। कोलंबिया में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक टाउन हॉल के दौरान ये बात कही कि भारत के लोकतंत्र पर होलसेल अटैक है, यानी संपूर्ण हमला चल रहा है। और इस वक्त जैसा माहौल है देश के भीतर, उन्होंने उस पर कहा ये बहुत ही फॉल्ट लाइन है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में, जिसे तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी के इन स्टेटमेंट्स को बीजेपी देश के खिलाफ बता रही है। आज चर्चा करेंगे कि क्या राहुल वाकई में ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं या फिर बीजेपी राहुल के दौरों को अनावश्यक विवाद में घसीटने की कोशिश करती है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, राहुल गांधी देश में हो या विदेश में चर्चा में हमेशा रहते हैं, और अगर वो चर्चा में ना हो तो बीजेपी उन्हें चर्चा में ले भी आती है। राहुल गांधी इन दिनों कोलंबिया के दौरे पर हैं। वो अक्सर विदेश के दौरों पर जब रहते हैं तो वो ओपन टाउन हॉल करते हैं या सेमिनार्स में शामिल होते हैं या मीडिया वालों से इंटरेक्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर के बारे में एक विस्तृत चर्चा किया करते हैं। तो राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक सेमिनार के दौरान एक टाउन हॉल आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर संपूर्ण हमला हो रहा है, होलसेल अटैक। ये अंग्रेजी का एक शब्द उन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल किया कि डेमोक्रेटिक संस्थाओं के सभी पहलुओं पर, सभी पक्षों पर, सभी द्वारों पर इस वक्त भारत में हमला हो रहा है। और हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें कई फॉल्ट लाइन्स हैं जिन्हें तत्काल ठीक करना ज़रूरी है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भारत सभी धर्मों का है, जाति का है, पंथ का है, मजहब का है, सभी प्रकार की विचारधाराओं का है, उपासकों का, धर्म की उपासकों का है, पूजा पद्धतियों का है। और भारत की विविधता ही उसकी एकता की ताकत है। खैर, ये सब बातें तो कही जाने में कोई बुराई नहीं है और न इस पर कोई प्रश्न चिन्ह है, लेकिन बीजेपी दो मुद्दों को उठा रही है जिनसे कहती है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। तो पहला लाइन है संपूर्ण हमला, होलसेल अटैक, संपूर्ण हमला, और दूसरा फॉल्ट लाइन। तो क्या वाकई में राहुल गांधी जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं विदेश के भीतर और जानबूझकर देश के प्रति इस तरह का बयान देते हैं ताकि देश की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो? या फिर भारतीय जनता पार्टी राहुल के स्टेटमेंट्स को अनावश्यक तूल देकर एक विवाद में धकेलने की कोशिश करती? आज डिबेट में हम इस विषय की संपूर्णता के साथ चर्चा करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस दौरे में हुआ हो, राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं उनकी हर एक स्पीच, उनके हर एक बात, हर एक बयान, उसकी पूरे देश भर में सत्ता पक्ष की तरफ से ज़बरदस्त उसकी छिद्रान्वेषण होता है और उसके एक एक पहलुओं पर, एक एक मसले पर चर्चा होती है। तो राहुल देश में रहे या विदेश में, बीजेपी उन्हें मीडिया की सुर्खियों में ज़रूर रखती है। इसीलिए हमने भी आज एक डिबेट आयोजित कर ली है। तो आप वो स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। And India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. In India we have huge amounts of corruption now at very, very centralized level. So, 3 or 4 businesses basically taking over the whole economy, having a relationship, direct relationship with the Prime Minister. मैं देश से कहना चाहता हूं, 100 साल से सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। यदि कोई पार्टी सत्ता की लालच में या विवशता में विदेशी मूल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो जाती है, तो यह विदेशी मूल सिर्फ भूल साबित होता है या उस पार्टी और देश के लिए शूल साबित हो जाता है। तो बहनों भाइयों, इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं।
फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, देवकीनंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार, और संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो भारत की आलोचना क्यों करते हैं? मिश्रा जी, पहली बात है कि ये भारत की आलोचना नहीं है। जिस कोलंबिया विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के समूह से वो वार्तालाप कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर में यदि कोई चर्चा वो कर रहे हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारत में कुछ 2-3 लोगों का समूह शक्तियों का संकेंद्रण आर्थिक शक्ति का कर रखा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, तो मुझे लगता है कि ये कई बार रिपोर्टें इंटरनेशनल लेवल पे भी आ चुकी है कि अडानी और अंबानी किस तरह, जो गामा पहलवान मोदी जी का है, गामा गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, वो किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीज़ों को अपने हिसाब से प्रधानमंत्री जी जहां जहां जाते हैं उसके बाद वो पहुंच करके उसको कंट्रोल करते हैं। भारत की क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। ये इंटरनेशनली कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिस रिपोर्ट्स को सरकार भी देख रही है और विश्व के लोग भी देख रहे हैं। भारत के बारे में यदि वो कहते हैं कि ज्ञान का सागर है तो इसमें क्या आपत्ति है भाजपा वाले को, आरएसएस वाले को? यदि वो कहते हैं कि इस देश में बहुलता में एकता रही है, इस देश के संविधान में विविध धर्मों को एक जगह दी गई है और कहीं ना कहीं उसको लगातार उस पर प्रहार करने का काम भाजपा या एक विचारधारा के लोग कर रहे हैं, तो ये तो सच्चाई सब देख रहे हैं। कल ही का भागवत जी का आप भाषण सुन लीजिए। वो कहते हैं कि इस देश में एक धर्म के लोग ही जो है इस देश को जानते और मानते, उन्हीं के कारण जाना जाता है, उसका वो जो नाम दे दीजिए। अरे भाई, बार बार एक धर्म को ऊंचा दिखाकर बाकी धर्मों को क्यों नीचा दिखाते हो? राहुल गांधी के दो महत्वपूर्ण शब्दों पर आना चाहता हूं और कांग्रेस से उस पर क्लैरिटी चाहता हूं। प्रश्न नंबर 1 है, राहुल गांधी ने अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल किया, होल सेल अटैक, जिसे हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो संपूर्ण हमला, और दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि देश के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं जिन्हें खत्म किए बिना भविष्य सुरक्षित नहीं है। इन दो शब्दों का क्या अर्थ है? क्या ये भारतीय व्यवस्था को बदनाम करने के लिए है? बहुत जी, मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई भारतीय व्यवस्था की बदनामी नहीं है। जिनको समझ नहीं आ रही है वो जरूर इसको अपने हिसाब से सिर्फ राजनीतिक एंगल हर चीज में देखते हैं। जब वो बोलते हैं कि संपूर्ण हमला भारत के लोकतंत्र पे हो रहा है, एक बार नहीं सैकड़ों बार भारत के अंदर भी और अन्य जगहों पर भी वो जाकर इस बात को क्लियर कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? क्या इस देश के चुनाव आयोग जैसी संस्था, जो स्वायत्त संस्था के तौर पे वर्षों तक काम करती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन संस्था की विश्वसनीयता बरकरार थी। आपने देखा पिछले कुछ वर्षों में किस तरह उस संस्था को एक एक करके छत पिछत किया गया, जिससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। देश के मीडिया को मैं कहूंगा चौथा स्तंभ जो रही है। आज देख रहे हैं मीडिया का देश में क्या हाल है। अधिकतर जो नोएडा में स्थित मीडिया है वो किस तरह से एक पार्टी विशेष का भोपू बन करके और गलत सूचनाओं को सिर्फ प्रचार प्रसार करता है। इसके साथ सोशल मीडिया भी जोड़ दें तो आए दिन जिस तरह धर्म और जाति को तोड़ने तो आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं कहा जो देश के खिलाफ हो? करेक्ट। और भी चीजें, इसमें कोई देश के खिलाफ बात ही नहीं है। यदि संस्थाओं को मजबूत करना है, लोकतंत्र को समझना है, देश के जो अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग जो इस देश में रहते हैं, उसको यदि हमको पिरोग करके देश को आगे बढ़ाना है तो इन मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। और एकेडमिक डिस्कोर्स भी है ये, और वैश्विक स्तर पे एक नहीं हजारों आर्टिकल्स, सैकड़ों किताबें इस पे हैं, हम लोग आए दिन पढ़ते हैं। भाजपा के साथ समस्या क्या है? एक कंसर्न ये है ना कि इंटरनेशनल फोरम में अगर आप देश के बारे में या देश की समस्याओं पे न देश को समझ या कोई इस तरह के मसले रखते हैं तो अंतिम बात 10 सेकंड सिर्फ अंतिम बात, सिर्फ 10 सेकंड। और यदि उनको दिक्कत है भाजपा वालों को कि वो विदेश की धरती पर जाके क्यों बोल रहे हैं, तो जो देश की धरती पर वो बोलते हैं उसको तो ऐसा ही मान रहे हैं, इसका मतलब। धन्यवाद सर। तो उसको सुधारना चाहिए ना इनको। बहुत धन्यवाद। मैं आलोक अवस्थी जी को आमंत्रित करता हूं। नहीं पड़ेगा जी, धन्यवाद। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवस्थी जी, राहुल गांधी की इन दो शब्दों में आपको क्या ऐसा लगा कि ये देश के खिलाफ है? देखिए, विगत 36 घंटे में देश ने दो दृश्य देखे हैं। एक, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान समर्पण
के 100 वर्ष का विचार परिवार, और दूसरी तरफ एक परिवारवाद, दूसरा 100 वर्षों से पार्टी की सत्ता पर काबिज लोकतंत्र की दुहाई देते हुए एक राजतंत्र की स्थापना। ये दो दृश्य की हम चर्चा कर रहे हैं। और कांग्रेस खतरनाक विदेशी शक्तियों के हाथ का एक कठपुतली बन चुकी है और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारत विरोधी मानसिकता, मोदी विरोध की पराकाष्ठा में जाते हुए वह भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं। जितनी बार भी वो विदेश जाते हैं वे भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं, जबकि उन्होंने भारत में एक लोकतांत्रिक पार्टी का आवरण ओढ़ करके राजतंत्र को स्थापित किया हुआ है। पार्टी के अंदर एक परिवार का कब्जा है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बना दे, चाहे वो राज्यों में पिछले कई चुनावों में हारता रहे। 100 चुनावों में अगर 80 चुनाव राहुल गांधी हारे हैं तो भी पार्टी का कब्जा होने के कारण, पार्टी पर उनका कब्जा होने के कारण पार्टी उनको दरकिनार करके उखाड़ के फेंक नहीं रही है, नया नेतृत्व नहीं ला पा रही है, क्योंकि लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र की स्थापना करी हुई है। भाषाई आधार पर देश को बांटने का षड्यंत्र राहुल गांधी विदेश में जाके कर रहे हैं। विविध भाषाओं जो हमारी सभ्यता है, हमारी परंपराएं हैं, उन पर वो टिप्पणी कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र को जो है खतरे में बता रहे हैं। लोकतंत्र देश का खतरे में कैसे है? चुन करके तो राहुल गांधी भी जा रहे हैं, चुन करके उनके सांसद जो है इतने बढ़के जो जीत करके आए हैं और आज जो है वो नेता विरोधी दल बने हैं, तो इसी देश के लोकतंत्र ने उनको बनाया है। देश में सरेआम वो देश के प्रधानमंत्री को गालियां देते जा रहे हैं, उनकी पार्टियां गाली दे रही है। अभी हाल ही में जो है रावण उनकी उपाधि दी गई है राहुल गांधी जी के पार्टी के द्वारा। तो कहां पर उनको बोलने में दिक्कत है जो विदेश में जा रहे हैं बार बार? और राहुल गांधी जी के अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है कि सारे विश्व की सारी यूनिवर्सिटी उनकी बुला करके जो है यहाँ पर व्याख्यान माला करवा रही है? भारत में तो कोई पूछता नहीं है आपको सर, यूनिवर्सिटी बुलाती है उनको, ये प्रॉब्लम है कि वो विदेश में जाकर कुछ भारत के खिलाफ बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है। ब्रिजेश जी, इसके पहले भी एक्सपोज किया है कि जॉर्ज सोरोस के टूल किट का हिस्सा राहुल गांधी और कांग्रेस रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी बोलते हैं, वो चुनाव में तो जीत नहीं पाते, चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के विषय में विश्वमन करें, भारत का आत्मसम्मान गिराएं, भारत के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए वो लगातार, चाहे वो सेना पे उनकी टिप्पणी रही हो, भारत की सीमाओं पर उनकी टिप्पणी रही हो, भारत के विविधता पर टिप्पणी रही हो, हमारे जो भाषाई अलग अलग राज्यों की भाषाएं उन पर उनकी टिप्पणी रही हो, वो भारत को बांट कर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एकजुट भारत पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भारत राहुल गांधी को अपना नेता मान नहीं रहा है। तो जो राहुल गांधी बराबर हार रहे हैं चुनाव, उसकी परिणति यह है कि वो जाकर कभी पाकिस्तान से मदद मांगते हैं, कभी वो यूरोप में जाकर के कहते हैं सरकार वहां पे जो है लोकतंत्र नहीं है हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को इजाजत दे रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जो चाहते हो कह रहे हैं, लेकिन वो जाकर के विदेशों में जाकर। अच्छा, इस मुद्दे से इधर आपने एक मुद्दा, एक बात रखी थी आलोक जी कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी अध्यक्ष हो, राहुल गांधी तय करते हैं कि कौन होगा अध्यक्ष या कैसे अध्यक्षी चलेगी। और ये बात वो पार्टी कह रही जो अपना ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पा रही है, न उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुन पा रही है, और आपने अभी 62 जनपदों के जिला अध्यक्ष भी नहीं चुन पाए हैं के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई वहां वैक्यूम नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जहां तक कि प्रदेश की बात है वहां भी कोई वैक्यूम नहीं है। भूपेंद्र सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं जरूर खड़गे जी के बयान का मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। जब उनके ऊपर सवाल किया गया था चुनावों में टिकट के ऊपर और मंत्री पद के ऊपर, तो उन्होंने कहा था मैं हाई कमान से पूछ के बताऊंगा। अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात जब कह रहा है कि उसका भी कोई हाई कमान है, तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद सर कि लोकतंत्र की आड़ में राहुल गांधी का परिवार उस 100 साल पुरानी पार्टी पर कब्जा किए हुए। ऑलराइट, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या आप ये मानते हैं किदवई साहब कि राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर अटैक है, या फिर वो सच में अतिशयोक्ति कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि अक्सर राहुल गांधी जी जब बाहर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फौरन चिल्लाने लगती है कि वो देश पर हमला कर रहे हैं, देश पर हमला कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य और स्टेट और राष्ट्र के बीच में एक फ़र्क बताया था। बाबा साहब ने कहा था राज्य केवल एक राजनीतिक और कानूनिक संस्था है, जबकि राष्ट्र एक सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय है। नेल्सन मंडेला का कहना था
कि उनकी लड़ाई देश से नहीं बल्कि उस अन्यायी व्यवस्था से थी जो स्टेट पर काबिज थी। तो हमको सबसे पहले इसका फर्क समझना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी जो बोलते हैं कि इस देश के लोकतांत्रिक हालात बहुत खराब हैं, अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 2-3 टिप्पणियां बताता हूं, उसमें 1-2 जजमेंट भी हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है अजीत मसीह वाले केस में कि इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो अब चिल्लाने लगे भारतीय जनता पार्टी, बोला अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो ये किसने कहा था? ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने ही कहा था ना ब्रजेश जी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था 24 मार्च 2025 हम लोग राहुल गांधी के बारे में शायद डिस्कस करने की, लोकतंत्र पे डिस्कस करें ना सर। अगर राहुल गांधी जी ये होलसेल अटैक का क्या है? होलसेल अटैक का मतलब यह है कि आज की तारीख में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में सर्वनाश हो गया है। अब मैं उसको लिंक कर रहा हूं, देखिए ब्रिजेश जी, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी क्या बोला था कि जो एग्जैक्ट मैं आपको शब्द बता रहा हूं कि इज द एनएमसी टारगेटिंग द पिटिशनर्स बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, राहुल गांधी जी ने क्या बोला? तो जो राहुल गांधी जी ने बोला वही बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला, जो राहुल गांधी जी ने बोला वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी का एतराज समझिए क्या उनका यह है कि साहब आप विदेशों में जाके, अच्छा अब आपको यूनिवर्सिटी क्यों बुलाती है? ठीक है, कहा ना उन्होंने कि आप में क्या काबिलियत है कि आपको यूनिवर्सिटी बुलाती है? देखिए राहुल गांधी जी में कम से कम इतनी करेज तो है कि वो जा करके मीडिया का सामना करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। मैं तो बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आपके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। नहीं, मेरे साथ तो इंटरव्यू किया प्राइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं ना मैं सर। सर अब हिम्मत नहीं है उनको इंटरव्यू किया सर, लाइव इंटरव्यू 2024 में इंटरव्यू उन्होंने किए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। मैंने किया इंटरव्यू। मैं तो खुली चुनौती देता हूं। अच्छा दूसरी बात रही विदेश की धरती वाली बात, 2015 मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझसे किसी ने नहीं कहा कि आप क्या पूछेंगे, ये मैं आपसे लाइव बोल रहा हूं। आपके ऊपर देखिए पूरा भरोसा है, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो फिर कैसे लेकिन बाकी मीडिया के बारे में अभी हमारे मित्र अजय उपाध्याय जी ने कहा। अब देखिए विदेशी धरती पर 2015 में टोरंटो में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, 2015 में वॉशिंगटन में अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इतना समय नहीं है वरना मैं सब बता देता कि उन्होंने क्या क्या कहा। ब्रिटेन में भ्रष्टाचार और नौकरशाही पर क्या बोले थे प्रधानमंत्री जी? तो बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बर्लिन में क्या बोले थे प्रधानमंत्री जी कि भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब है। साउथ कोरिया का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था साउथ कोरिया में जाकर के, उसको तो आपके चैनल पर बताते मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या बोला था। बताओ, क्या बीजेपी जानबूझ के राहुल गांधी को टारगेट करती है या फिर वो बोलते ही ऐसा है कि कोई बखेड़ा हो जाए? नहीं देखिए भाई, और भी नेता तो विदेश जाते हैं, या तो बीजेपी उनसे इतना प्रेम नहीं करती, राहुल से बेहिसाब प्रेम करती है, मैं तो मानता हूं। देखिए ऐसा नहीं है, और राहुल गांधी को बीजेपी का शुक्रिया करना चाहिए। राहुल देश में नहीं है फिर भी वो सुर्खियों में है। राहुल गांधी जी का शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि कम से कम राहुल गांधी जी देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ डिबेट करने के लिए है, वरना उनके पास तो बताने के लिए कुछ नहीं। बस एक 20 सेकंड मुझे और दे दीजिएगा। 100 वर्ष के विचार की बात की हमारे बड़े भाई ने, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। सरदार पटेल जी ने जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि आरएसएस ने उनकी हत्या के बाद मिठाइयां बांटी। इंडियन एक्सप्रेस में 2 अक्टूबर 2025 को यह खबर निकली। सर और सुन लीजिए 100 वर्ष का पूरा, जो अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सब सुना आप ही को सुन रहा हूं सर। अब थोड़ा सम अप करो, चलिए फिर नेक्स्ट बार में रख लेना। ऐसा कोई अपन भागे नहीं जा रहे हैं। आलोक अवस्थी आपके दोस्त हैं, अक्सर डिबेट में टकराते रहते हैं। आलोक जी धन्यवाद। नो सर प्लीज, धन्यवाद। और वो 100 वर्ष के गौरव की चर्चा करना मैं देवकी नंदन मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकी नंदन जी आपका शुक्रिया। ये राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बार बार बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं, राहुल गांधी बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूं कि जब कभी भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर टूट पड़ती है। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जब से सेंटर की पॉलिटिक्स में आए हैं उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को सबसे ज्यादा टारगेट करती है तो राहुल गांधी को करती है। सोनिया गांधी को कभी टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी? खड़गे को कभी टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार टकरा रहा है। इस वजह से राहुल गांधी पर अटैक करती है भारतीय जनता पार्टी। और राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया, इसके बारे में एक स्टिंग भी आया था।
अब राहुल गांधी उभर करके सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी को दिक्कत है कि अगर बीजेपी को कोई मात दे सकता है, कोई टक्कर ले सकता है, तो ओनली वन राहुल गांधी। देश में कोई नेता राहुल गांधी के टक्कर का ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे सके। इस लाइन पर एक बीजेपी की आपत्ति है कि साहब देश का आपने अपमान किया, भारत में लोकतंत्र पर संपूर्ण हमला हो रहा है। इस लाइन में कोई विवाद है? नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ, लीडर ऑफ अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ये कमजोर लोग हैं। क्यों कहा? 2023 का एक बयान है एस जयशंकर का। एस जयशंकर ने कहा कि हमसे ताकतवर है चीन, हम उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो अगर जयशंकर कह सकते हैं तो मुझे लगता है जयशंकर का बयान जो है अपमानजनक है। इस पर विवाद होना चाहिए। ये होलसेल अटैक से क्या ये होलसेल अटैक से मतलब ये है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको अपने कब्जे में ले रही है जी, उससे उनका आशय, मुझे ऐसा लगता है कि उनका आशय यही है। और इस बारे में एक सवाल, मैं पूरा इंटरव्यू देखा हूं, उस बारे में राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया था और उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये टेक्स्ट दिया था। और राहुल गांधी से सवाल तो लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने गए तो मुझे पर्चा नहीं दिया गया कि क्या पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। इसी तरीके से राहुल गांधी के सामने भी कोई पर्चा नहीं था। जो सवाल पूछने वाले थे, कोई भी सवाल पूछ सकते थे। अच्छा, एक लाइन और है जिस पर बीजेपी को इतराज है कि देश के अंदर फॉल्ट लाइन्स हैं। इस पे क्या विवाद हो सकता है? अब मुझे तो फॉल्ट लाइन का क्या मतलब है? इनका तो मैं मतलब भी नहीं, मतलब इन्हीं दो विषयों पर बीजेपी को एतराज है। नहीं, बीजेपी को सबसे ज्यादा एतराज इस बात पर है कि राहुल गांधी ने जो कहा कि बीजेपी और आरएसएस ये कमजोर लोग हैं, सबसे ज्यादा एतराज उस पर है। ये तो बहाना इस पर है कि ताकतवर तरीके से सत्ता में है और आप कह रहे हैं कमजोर हैं। ना, अगर ये ताकतवर होते तो राहुल गांधी पर इतना अटैक नहीं करते। और मैं एक बात और कहूंगा, राहुल गांधी जो नेता बनते जा रहे हैं लगातार, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से बन रहे हैं। क्योंकि बीजेपी इतना हमला कर रही है उन पर कि राहुल गांधी को नेता बनने से कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। मोदी पर भी इसी तरह हमला हो रहा था। जब वो सत्ता में नहीं थे तो सबसे ज्यादा हमला नरेंद्र मोदी पर हुआ करता था, और नरेंद्र मोदी इतने बड़े देश के नेता बन गए। तो जब किसी पर कोई बीजेपी मतलब उनका महिमा मंडन कर रही है। नहीं, ये तो बड़ा न्यूटन का सिद्धांत है कि जिस चीज पर जितना आप हमला करिएगा वो उतने फ्लोरिश करती है, मतलब जितना दबाने की कोशिश करिएगा वो उतने ही उछलती है। तो यही हाल नरेंद्र मोदी के साथ हुआ और यही बीजेपी मुझे लगता है कि इनके राहुल गांधी के साथ कर रही है। सर, कोई वजह नहीं। मैं आपको दिल्ली ले चलता हूं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के। बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं जैसा बीजेपी मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इस तरह हमारे देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को क्रिटिसाइज करने से देश की इज्जत खराब होती है? यकीनन मैं ऐसा मानता हूं कि विदेशों की धरती पर जाकर के भारत के आंतरिक जो समस्याएं हैं उसके बारे में बातें करना, भारत को के सरकार को ही, भारत के समाज को ही क्रिटिसाइज करने की जो कोशिश करना, ये भारत की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और ब्रिजेश जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये एक सच्चाई है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो एक डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, वो जहां कहीं भी हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे वो जहां कहीं भी हो, एक लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल जो कार्य करता है, जॉर्ज सोरोस का जो पूरा तंत्र है, वो भारत को लगातार टारगेट करने की कोशिश करता है। और मैं राहुल गांधी जी के जो बयान है उसमें ये अवश्य कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। मैं तो कहता हूं होलसेल अटैक जैसे शब्द का इस्तेमाल, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, होलसेल अटैक। भारत पर होलसेल अटैक हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शक्तियां, अनेक ऐसी बड़ी नकारात्मक शक्तियां हैं जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती हैं। और ऐसे में जो भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के लोकतंत्र की छवि को सशक्त और मजबूत तरीके से पेश करें। और जब विदेशों की धरती पर वो मौजूद है
तो वो भारत के लोकतंत्र की क्या शक्ति है उसके बारे में बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये बहुत ही निरपेक्ष रूप से ये बात कह रहा हूँ, मैं किसी दल विशेष के तौर पे ये बात समर्थन में या विरोध में कोई बात नहीं कह रहा। मैं बहुत ही एक सलाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आज उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोला, अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोला तो जाहिर सी बात है कि जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में समझना होगा जी श्रीवास्तव जी, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज बोले राहुल गांधी, तो जाहिर सी बात है कि कोलंबियन गवर्नमेंट ने भी भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन की बात सुनी होगी, तो इससे सरकार के बारे में इमेज गलत गई या देश के बारे में गई? यकीनन ये देश की बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं तो देश की छवि इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। और जाहिर है कि जब वो विदेश की धरती पर मौजूद है तो वो एक भारत को रिप्रेजेंटेशन भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, और जाहिर है कि उनके द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं उससे पूरे राष्ट्र की छवि पर असर पड़ता है। और इस बात को हमें समझना होगा। ब्रिजेश जी, मैं इस बात को फिर से एम्फेसाइज करूंगा, भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें चल रही, भारत की प्रगति को रोकने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए। आपने देखा कि चाहे वो अमेरिका की धरती हो, चाहे यूरोप की धरती हो, चाहे वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या यूके में हो, सभी इस तरीके की। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि भारत के विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपने देश के आंतरिक मामलों को या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए? बात कहनी चाहिए, सकारात्मक बातें कहें, भारत को मजबूत बनाने की बातें कहें। मतलब कहें सब अच्छा है नहीं, और अपने देश में आप हैं, अपने देश में यदि आप हैं तो आप आलोचना करें, आलोचना का पूरा अधिकार है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन विदेशों की धरती पर जाकर के इस तरीके की नकारात्मक बातें, बहुत शुक्रिया संजीव जी, हमारे साथ जुड़िए, जुड़े रहिएगा। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को भी सर रखूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो राहुल गांधी देश में रहें या विदेश में, एक चीज तय है कि मीडिया की सुर्खियों में वो जरूर रहेंगे। आप बताइए, ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने? देखिए, राहुल गांधी चूंकि देश में नेता विपक्ष का उनके पास पद है, तो स्वाभाविक है कि अगर वो बोलेंगे तो उनकी बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर जाएगी। ये बात पहले भी आई है कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारा जब हम संसद में बोलते हैं तो ये लोग माइक बंद करा देते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो अब वो विदेश में जाकर बोले हैं, लेकिन इस देश में विपक्ष को हमेशा सम्मान दिया गया है और जो मुद्दे हैं उसको चर्चा भी करती हैं सरकारें। अभी ऐसा कोई स्थिति नहीं आई है कि विपक्ष के लोग अपनी आवाज़ ना उठा सकें और विपक्ष की जो असहमति है उससे सरकार आगे ना बढ़ने दे। देखिए, नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बात कही है जो आम जनमानस को प्रभावित करती है। बाकी चीज़ें सरकार के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ब्रजेश जी, अगर मोदी की कामयाबी को आप देखें तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने देश को 3 स्थिर सरकारें दी हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब अस्थिर सरकारें होती हैं तो फिर मध्यावधि चुनाव के आसार रहते हैं, देश पे बड़ा बोझ आता है, भ्रष्टाचार होता है। इस मामले में मोदी कामयाब हैं कि उन्होंने नियत समय पर चुनाव कराए और देश पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आने दिया। जहां तक बात राहुल गांधी के बयान की है उस पर विवाद, जो भी राजनीतिक दल अपना पक्ष रखा है, लेकिन ये देखना होगा कि कंपटीशन इस सियासत में कितना बड़ा है और कब तक चलने वाला है। पिछले 11 सालों से बीजेपी केंद्र की सत्ता में है। राहुल गांधी ने बहुत कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस कभी 3 राज्य में कभी 4 राज्य में ही सत्ता में आ पाई। बहुत सारी सरकारें उनकी चली गईं, नए राज्यों में वो सत्ता में आए, लेकिन अभी उनको संगठन के स्तर पर बहुत काम करना है। दूसरा, उनके रास्ते में जब तक मोदी युग एक खड़ा हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि जब तक मोदी का अभी देश में स्वीकार्यता है और जो लोकप्रियता के मामले में अभी राहुल गांधी से आगे हैं, और मोदी के पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा वोट बैंक है।
और उनका जो अपना सोच का जो तरीका है, विषय है सरकार में, उनको जो समर्थन है जनता का। राहुल गांधी पर बीजेपी ने विदेशी परस्त होने का और तमाम सारे मौक़ों पर और देशों के साथ रहने का आरोप लगाया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जब अभी छोटा युद्ध हुआ एक, तब उसमें राहुल गांधी ने सरकार का साथ दिया था। अब ये बात और है कि आरएसएस कोई ऐसा संगठन नहीं है लड़ाकू कि वो जाए युद्ध में लड़े। आप उसको बीजेपी का ब्रेन कह सकते हैं, और उसको कमजोर कहने का जो परिप्रेक्ष्य था उनका, वो उन्होंने जयशंकर के बयान का 2023 का चीन का जो हवाला दिया था, चीन बहुत मजबूत देश है, हम उससे लड़ नहीं सकते, इस बात को लेकर उन्होंने उस जयशंकर के बयान का उद्धरण दिया है। राहुल गांधी देश में भी एजेंसियों के दुरुपयोग पर, विपक्षियों पर कार्रवाई पर बोलते रहे हैं। ये बात, इस बात का उनको अधिकार भी है क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात और कही है कि चाइना में भी लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, तो ये भी उन्होंने बोला है। वैसे आज राहुल गांधी को भारत की सियासत में और चमकने के लिए अभी कुछ और वक्त इंतजार करना होगा, और ख़ास तौर से 2029 के चुनाव तक का इंतजार करना होगा। वो बड़े नेता हैं और बड़े बनेंगे, लेकिन अभी संघर्ष का उनका एक दौर बाकी है। वो 10 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जब लौट कर आएंगे तो हो सकता है कि इस पर और बात रखें, लेकिन सियासत के अपने तरीके हैं, वो अपने हिसाब से चलती रहे। हर देश में ये व्यवस्था देखने को मिलती है कि नेता देश के विकास का एजेंडा लेकर आते हैं और अपनी पार्टी और अपने विकास में लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन जो बदनाम होता है उसको भी नाम मिलता रहा है। यहाँ पर चरवाक ने भी कहा है कि घी पियो चाहे कर्जा लेके घी पीना पड़े। हर विचारधारा के लोगों का ये देश रहा है, असहमति को भी स्वीकार करने वाला रहा है, तमाम सारे प्रश्नों पर स्वागत करने वाला देश रहा है। तो इस देश की जनता मालिक है, वो देखे वो तय करे। लेकिन साहित्य में 2 लाइन सुनिएगा, ये काफ़ी इससे चीज़ें और साफ होंगी कि नेताओं की बातों में सच्चाई का अभाव होता है और झूठ बोलना इनका स्वभाव होता है, और इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत सारगर्भित तरीके से आपने अपना पक्ष और बातें रखी, आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस डिबेट के दूसरे चरण की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राहुल, मेरे साथ आलोक अवस्थी मौजूद हैं। असल में डिबेट राहुल गांधी पे हो रही ना, तो बार बार वही नाम याद आ जा रहा है। तो आलोक जी, मुझे बताइए कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी पर भारत में हमला है, तो आपको ये बात इतनी बुरी क्यों लगती है? देखिए, जिस देश ने डेमोक्रेसी के नाम पे एक परिवार को स्वीकार किया और लगातार उनकी पार्टी को सत्ता दी, वह राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं कि वो सत्ता से बाहर क्यों हैं। अभी देवकी नंदन जी बहुत पत्रकारों की भूमिका में आते हैं, बता रहे राहुल गांधी जी बहुत वीर हैं और भाजपा से वही टकरा सकते हैं। देवकी नंदन जी, राहुल गांधी जी भाजपा से टक्कर ले तो रहे हैं, पिछले 15 वर्षों में तो किसी चुनाव में वो जीत नहीं पाए, तो वो किस बात पे टक्कर ले रहे हैं। जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं इस समय, मात्र अब 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, तो टक्कर वो कहाँ पर ले रहे हैं? देवकीनंदन जी के चश्मे से देख रहे हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी टक्कर अगर वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी दे सकते हैं, तो हम तो कहेंगे ऐसी टक्कर वो बहुत देते रहे। मैं एक बात ये कहूँगा, बहुत गंभीर बात है ब्रजेश जी, कि राहुल गांधी जी अपनी विदेश यात्रा पर जब जाते हैं और भारत के लोकतंत्र पे उंगली उठाते हैं, उनको यह क्यों नहीं दिखता कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, दुनिया की तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों ने मोदी सरकार में भारत के बढ़ते कदम के बारे में चर्चा करी है।
अभी रिसर्च में एआई के ऊपर जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है भारत के कदमों की सराहना की कि टॉप पर है। और जो राहुल गांधी राम भक्त सेवकों की हत्या करने वालों की समर्थन करते रहे हैं और जिनको राम मंदिर के लिए बुलाया गया है, उसको ठुकराया है, वो बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां उनकी जाकर सजदा करके आई बिना बुलाए। ये राहुल गांधी की मेंटालिटी और विदेशी भूमि से उनका प्रेम दर्शाता है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा श्रीमान राहुल गांधी जी और उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं कि 6 मार्च 2023 को लंदन के चैटम हाउस में राहुल गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र के रक्षक अमेरिका यूरोप मौन क्यों है, भारत के लोकतंत्र पर क्यों नहीं कहते। तो मेरा इससे बड़ा देश का अपमान कैसे होता है कि वो यूरोप में जाकर के लंदन में जाकर कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खराब है और आप मदद करिए वहां से जाकर के। उसी 20 अक्टूबर 1931 को महात्मा गांधी ने उसी चैटम हाउस में कहा था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की महानता बताते हुए ब्रिटिश सरकार को भारत की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि ब्रिटिशों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली आलोक जी कुछ आइए सवाल जवाब कर लिया जाए। आधारित थी। राहुल गांधी से पूछना आवश्यक है कि वो महात्मा गांधी द्वारा उस समय दिया गया। एक बात मुझे बताएं, क्या आप ये राहुल गांधी से अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो विदेश में जाएं तो सरकार की प्रशंसा के गीत गाएं, बीजेपी की नीतियों की सराहना करें? आप उनसे ये अपेक्षा करते हैं? ब्रिजेश जी, जब वो विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी तत्वों से मिलते हैं। उनके कई फोटोग्राफ्स आ चुके हैं इसके पहले की यात्राओं में, जो पाकिस्तान के जो और जो फंडेड जो वहाँ की सेनेटर्स थी उनसे जाके मिले, जो बराबर भारत के खिलाफ बोलते हैं, कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते। भारत और चाइना के बॉर्डर पर वो लोग जो है चाइना के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। जॉर्ज सोरोस के टूल किट के बारे में भारतीय जनता पार्टी उनको पहले ही एक्सपोज कर चुकी है। और राहुल गांधी जी जब आप देश का नेतृत्व नेता विरोधी दल होने नहीं कर पा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की जो जिम्मेदारी उसको नहीं निभा रहे हैं, थैंक यू आलोक जी, स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार कर रहे हैं, आप अपनी शुद्ध क्या कहते हैं राजनीति के लिए आप देश को कृपया बदनाम ना करें। देश बहुत बड़ा है, आपसे पहले अब आपके सभी सवालों का आपने जो इस डिबेट में उठाए हैं उनका बिंदुवार जवाब देंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। उपाध्याय जी, 1 बाय 1 मुझे सबका आपसे स्पष्टीकरण चाहिए। और ये जॉर्ज सोरोस कौन है, आपका क्या कनेक्शन है, और ये क्या टूल किट क्या चीज होती है? रिपोर्ट की बात की है तो मैं एक सिंपल रिपोर्ट, मैं एक रिपोर्ट सिर्फ उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2024 का, जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है इसको पब्लिश करता है। इसमें सूचकांक भारत का 180 देशों में 191वें स्थान पर है। सबसे निचले स्थान में 30 देश मात्र बचे हैं। अब कितना फ्रीडम अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी है, जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप बताओ, कितनी खुली डिबेट हो रही है, कौन किसका गला पकड़े हुए, आप मुझे बताओ। आलोक भाई ने दिया है, इतनी फाइन डिबेट हो रही है, किसने किसका गला पकड़ लिया बताओ? नहीं, गला देखिए, गला पकड़ने की बात नहीं है। गला तो इस देश की अभी इतनी विविधता, इतनी इस देश में ताकत नहीं है किसी की कोई किसी की गला पकड़ ले। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके यदि एक एक संस्थाओं पर आप प्रहार करके और चाहते हैं कि इस पूरे लोकतांत्रिक सोच पर कहीं ना कहीं उसको पकड़ लिया जाए, तानाशाही देश में फैला दिया जाए, तो ये कैसे संभव है? और ये हम थोड़े कह रहे हैं, ये पार्शली फ्रीडम के श्रेणी में विश्व की एजेंसियां। अच्छा, ये राहुल गांधी पे जो चार्जेस लगाए हैं बीजेपी ने, उस पे आ जाओ। में होता था स्वतंत्रता के मामले में। दूसरी बात जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, अरे भाई बोलते बोलते अभी ही अकबर और मुगल और किसका चर्चा कर रहे हैं। यही दर्शाता है इनकी मानसिकता। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं आलोक जी, और आलोक जी की यदि ये मानसिकता है तो इनके कार्यकर्ता की और आरएसएस के उन लोगों की जो संस्थाओं में जाकर के राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित हैं, उन पर हम क्या कहें? वैचारिक कायरता जो फैला रहे हैं, ये वैचारिक कायरता फैलाना क्या इस देश के हित में है? देश के लोकतंत्र के लिए ठीक है? सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय मंचों पर जाकर राहुल गांधी क्या उसके लिए ठीक है? सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं? सालों की सरकारों में बाबर क्या? आलोक जी एक सेकंड शांत हो जाओ। आलोक जी ऐसे बीच में नहीं, आलोक जी बीच में नहीं प्लीज। हाँ, ओके, अजय जी बोलिए आप।
ये बताइए, आज तक गामा पहलवान पर क्यों नहीं कोई जांच हो रही है? कैसे एक आदमी की संपत्ति 1% की संपत्ति 40% जो हो गई है, 1% लोगों ने 40% देश के रिसोर्स। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी ऐसा चाहती है कि भाई आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सरकार के बारे में कोई गलत बात ना कहें। नहीं, अभी हमारे संजीव भाई ने बहुत सारी बातें की और आप भी ये प्रश्न बहुत जायज पूछ रहे हैं। क्या संजीव भाई तो हमारे सेम यूनिवर्सिटी में हम दोनों पढ़े हैं। यूनिवर्सिटी डिस्कशन में हमारे यहाँ विदेशों के लोग आते थे और जो छात्रों के बीच डिस्कशन होता था, वहां की राजनीतिक प्रक्रिया और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वो सच्चाई व्यक्त करके जाते थे। कई बार तो मैंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे भारत में डिस्कशन में आते हुए देखा है। तो सच्चाई जो है वो यदि सुनने में सर, ये यूनिवर्सिटी की विविधता है कि उसके दो स्टूडेंट निकले, एक संजीव श्रीवास्तव, एक अजय प्रक्रिया पर जो प्रहार हो रहा है, थैंक यू सर, वैश्विक स्तर पर नजर नहीं है क्या? थैंक यू सर, धन्यवाद। दूसरी बात, एक और बात, जस्ट ये सोरोस का चच्चा सोरोस पर इनको इतनी प्रेम क्यों आती है? ये कौन है इन लोगों का? बार बार सोरोस कहते हैं। हाँ, भाई यदि वैश्विक स्तर पर कोई षड्यंत्र बता रहे हैं अमेरिका का कोई बड़ा पैसे वाला, तो ये भारत सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। उसके पास कुछ हाँ, हम भी अभी इधर सुन रहे हैं, आजकल बहुत बड़ा कोई आदमी है जी। आप बताओ आपका क्या सिस्टम है उससे? सर भारत सरकार क्या कीर्तन कौन सा टूल लिए हो उससे? अभी संजीव जी ने चर्चा की है। सोरोस को तो आजकल ट्रंप और सोरोस में भी लड़ाई चल रही है। पहले सोरोस ट्रंप का बहुत बड़ा मित्र था, आपका दोस्त है सर, आप ही को पता होगा। था, तो हमको लगता है कि ये संबंध क्या कहलाता है, इनको समझने की जरूरत है। ओके, धन्यवाद सर। तीसरी बात, अरे सर बस कंप्लीट करें सर। और यूएस में भारत की छवि और भारत के विरुद्ध साजिश हो रही है, तो भारत सरकार को इस पर गंभीर लेना चाहिए, चिंतन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद कराश किदवई जी। कमजोरी साबित होगी। ये कौन है जॉर्ज सोरोस जिसका जिक्र आलोक अवस्थी 2-3 बार कर चुके हैं कि कोई जॉर्ज सोरोस है, उसका कोई टूल किट है क्या? उसकी कोई टूल किट आप लोग यूज कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, अभी आलोक अवस्थी जी ने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की कि उसने मोदी जी को बड़ा सराहा या सरकारों को सराहा। देखिए हम वहां पर आना नहीं चाहते थे, मगर अब अवस्थी जी ने क्योंकि उसका जिक्र किया है तो मैं आ जाता हूं। वीडम इंस्टीट्यूट है स्वीडन का, उसने अपनी डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकाली थी 2024 में। वो बोलता है कि इंडिया जो है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी कि फुल डिक्टेटरशिप से 2-4 कदम दूर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वीडम इंस्टीट्यूट ने बोला है। फ्रीडम हाउस जो कि जिसने भी अपनी 2023 में जो रिपोर्ट छापी थी, वो बोल रहा था इंडिया इज अ पार्टली फ्री कंट्री एज फार एज डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज कंसर्न्ड, और डेमोक्रेसी इज लूजिंग ग्राउंड इन इंडिया। ये फ्रीडम हाउस ने बोला था। अब सुनिए, अरे सर सुनते जाइए, सुनते जाइए। सोरोस भारतीय जनता पार्टी का चच्चा होगा, भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड आलोक जी, अरे ये मिल गया सोरोस, रुक जाओ, रुको बताओ, एक सेकंड रुक जाओ सर। अरे मिल गया, रुको सर। ये सोरोस, एक सेकंड सर, बताओ सोरोस कौन? जॉर्ज सोरोस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अंकल है, जो इनको ये लोग अक्सर उसको यूज किया करते हैं, अपने अंकल को, कि अंकल जरा हमारी मदद कर दी, अंकल हमारी थोड़ी मदद कर दी है, ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं। इसका टूल किट क्या आइटम है, क्या है ये? एक सेकंड रुकिए, इस कौन सा टूल किट है उसके पास और क्या है? देखिए टूल किट की अगर आप बात करिएगा तो वो सिर्फ ब्रजेश जी भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो अपने टूल किट का इस्तेमाल करके देश में किसी न किसी तरह से बंटवारे की राजनीति करें और अपनी ये उससे वोट की राजनीति करें। लेकिन फिर मैं उसी पर आऊंगा कि अगर मान लीजिए अवस्थी जी ये बोलते हैं कि दुनिया भर की संस्थाएं जो हैं वो मोदी जी के कसीदे पढ़ती हैं, तो मैं इनसे बोल रहा हूं कि आप छोड़िए, अगर इंटरनेशनल आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सी वोटर का एक सर्वे हुआ था जो अखबारों में 2 सितंबर 2024 को छपा था। उसमें सवाल पूछा गया देश के युवाओं से कि भैया ये बताइए, आलोक जी वेट करिएगा, दूंगा समय। हाँ, जरा कह ले। देश के युवाओं से सवाल पूछा गया था कि क्या इंडिया ऑटोक्रेटिक टर्न की तरफ जा रहा है, तो 40% लोगों ने कहा ये तो अपनी स्वदेशी संस्था। एक चीज बस और, कहां विदेशी एनजीओ के स्टेटमेंट्स के चक्कर? अरे ये सी वोटर सर, सी वोटर की बात कर। दूसरा में अब सुनिए, स्वीडन ये सब एनजीओ चलाते हैं, आपको पता नहीं है? ये जनसत्ता में छपा था। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, सी वोटर का तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये स्वीडन और स्विट्जरलैंड तो बात ही ना करता, ये सब एनजीओ मैं वीडम वगैरह की बात ही ना करता अगर यहां पर होती नहीं। अब सुनिए, जनसत्ता लिखता है पता नहीं क्या पाप किया होगा कि भारत में जन्म हुआ, जब सियोल में बोले थे नरेंद्र मोदी जी। ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये सामने थे। अरे विपक्ष में तो क्या, तो तब क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग क्या कहेंगे
तब इनके पास मतलब क्या लाइसेंस था कि अच्छा आप तो बता मतलब नहीं पाए, शर्म आती मैं थी ना। संजीव श्रीवास्तव के पास चलता ये हूं, वो शर्म आती थी ना, वो हमको बेटर गाइड कर प्रधानमंत्री पाएंगे। जी को। सर एक बात प्रधानमंत्री जी बताओ, को ये शर्म आती जॉर्ज थी। सोरोस का नाम बार बार आता है, सर ये कौन है? आप तो वर्ल्ड अफेयर सर पढ़ते हो, इसका कितना प्रभाव है भारत की राजनीतिक व्यवस्था पे, और ये किसके पास क्या टूल किट है सर, ऐसा क्या है इसके पास? देखिए विजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो जॉर्ज सोरोस नामक जो शख्स है, ये अंतरराष्ट्रीय जो एक जिसको कहता हूं मैं लेफ्ट लिबरल रेडिकल इस्लामिक कबाल का जो रिप्रेजेंटेशन करता है, और ये जो भारत को लगातार बीच में नहीं सर, सुनने का साहस विकसित करें, इन्होंने सुनने का साहस जिसमें होता है वही आगे बढ़ता है। सर आप बोलो श्रीवास्तव जी, गो एहेड सर। इन्होंने हमेशा से भारत को टारगेट करने का कार्य किया है, भारत की डेमोक्रेसी को नीचा दिखाना, भारत के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को कमजोर दिखाना। इनके बयान आप उठाकर देख लीजिए। इन्हीं जॉर्ज सोरोस के बारे में हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने उनसे जब पूछा गया कि इनके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने इन्हें डेंजरस व्यक्ति बताया था, खतरनाक व्यक्ति बताया। सर एक बात बताओ, ये रहते कहाँ हैं जॉर्ज सोरोस? देखिए ये तो ये शक्तियां सर्वव्यापी होती हैं। मैं पहले तो ये कहूंगा, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बड़े उद्योगपति हैं। ओके, उद्योगपति है। तो सर ये मुसलमान है कि ईसाई है? अब मेरा ऐसा मानना है कि इनका जो कार्य करने का तरीका है, ऐसे में तो इनके बारे में क्या कहा जाए कि किस धर्म को फॉलो करते हैं, किसको नहीं करते हैं, इसके बारे में अनेक तरीके के प्रश्न उठ सकते हैं। ये सिर्फ ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि विध्वंस का, विनाशकारी कार्य करने के लिए जानी जाती हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। और इस तरीके की आसुरी शैतानी शक्तियों से भारत को खतरे हैं। ओके सर, दो प्रश्न और हैं। क्या भारत में भी इसका जॉर्ज सोरोस का कोई धंधा पानी है जिसके चक्कर में ये सरकार को अस्थिर कर रहा है? और इसी में एक और चीज जोड़ दे रहा हूं, ये टूल किट क्या चीज होती है जिससे ये परेशान कर रहा है सबको? देखिए जॉर्ज सोरोस की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो पूरे विश्व में हर जगह है। हमने बांग्लादेश में आप उठाकर देख लें या अन्य छोटे राष्ट्रों के अंदर इस तरीके की गतिविधियां। और जॉर्ज सोरोस के जो सुपुत्र हैं वो भी इस मामले में काफी एक्टिव हैं और उन्होंने लगातार यात्राएं की हैं। तो जॉर्ज सोरोस का जो एक रहस्यमयी संसार है, उससे हमें सावधान रहने की सर एक बात बताओ, क्या इतनी दौलत है इसके पास कि दुनिया भर के देश में कई सरकारें गिरा रहा है? देखिए इनकी ऐसी जो ताकतें हैं, ये इनकी अपने पास दौलत है, इनके पास कोई दो राय नहीं है। बिलियनर हैं, बड़े उद्योगपति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अन्य जहां कहीं भी ऐसी शक्तियां, इसी तरीके की विचारधारा के लोग हैं, और मैं दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है अपने देश में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और उनके साथ वो मिलकर के काम करने की थैंक यू सर। मैं देवकी नंदन जी को भी इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। देवकी नंदन जी बताइए, क्या जॉर्ज सोरोस फैक्टर वाकई में भारत के लिए कोई कंसर्निंग सब्जेक्ट है, या तो फिर ये एक उद्योगपति है जिसके नाम पर इस देश में राजनीति की जा रही है और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं? अब मैं तो कोई विदेश मामलों का जानकार नहीं हूं, लेकिन संजीव भाई ने जो बताया उससे तो ऐसा कहीं नहीं लगता है कि जॉर्ज सोरोस का भारत में भी कुछ है, मतलब कोई कारोबार हो। मान लीजिए हम विदेश में रहते हैं, हम विदेश में कहा कि है, नहीं आपको क्यों नहीं लगता है? आपने बांग्लादेश का नाम लिया, भारत का है, अपने देश में है, इसकी जांच होनी चाहिए। अरे भाई कहां से डिप्लोमेसी का एक सेकंड, अब देवकी जी की बारी है ना, एक्सपर्ट दोनों आपस में बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। कारोबार, संजीव भाई रुक जाओ जरा, इनको बोल लेने दो। कारोबार के बारे में आपने बांग्लादेश का नाम लिया है, भारत का नाम नहीं लिया है। एक बार फिर से नहीं, मैंने कहा ये जो डिबेट आपने, ये जो डिबेट है, इसको आप एक बार यूट्यूब पे फिर से सुन लीजिए। अब एक मिनट, संजीव जी एक सेकंड रुक जाओ सर प्लीज। हाँ जरा देवकी जी को सुन लो। मुझे नहीं पता है, फिर आपसे रिप्लाई भी ले लूंगा। भारत में कोई कारोबार है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, उन पर देशद्रोह की धारा लगाई गई है, रासुका लगाया गया, कहा गया कि वो देश के खिलाफ काम कर रहे थे। अगर राहुल गांधी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, कोई देशद्रोह फैला रहे हैं, तो तत्काल उनके खिलाफ मुझे लगता है कि एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस सरकार में, और मुकदमा दर्ज करके जैसे ही वो भारत की धरती पर आए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मतलब कोलंबिया में जो बोल दिए उनको गिरफ्तार कर लेना। अरे भाई अगर वो देश के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, देश के खिलाफ, तो इस देश का माहौल ही खराब करना चाहते हो? नहीं, मैं माहौल नहीं खराब कर रहा हूं भाई। लीडर अपोजिशन को कैसे पकड़ लोगे आप? ये बताइए बवाल कराओगे देश में? केवल चर्चा करने से
केवल बयानबाजी करने से, एक दूसरे पर आरोप लगाने से बात तो नहीं बनती ना। भाई चीज आई होगी ना। भाई सोनम वांगचुक ने एक छोटी कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक की बीजेपी के लोग इतनी तारीफ करते थे कि सुन करके भी हंसी आती थी। आज वही सोनम वांगचुक विदेश के टूल किट हो गए। सोनम वांगचुक थैंक यू सर, मैं 20 सेकंड का समय सर देता हूं, पहले तो उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, मेरा मानना। संजीव जी आप कुछ कहना चाहते थे? 20 सेकंड नहीं सर, संक्षेप में अपनी बात देवकी जी से कहें। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी जो ताकतें हैं वो मैं दूंगा सर आपको, टाइम दूंगा, वो भारत में भी है। ऐसी ताकतों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस तरीके की जहां कहीं भी जो साजिशें चल रही हैं, जो कि भारत को विकसित भारत बनाने से रोकना भारत का कारोबार भारत कहाँ की है डेमोक्रेसी को कमजोर करना चाहती है, संजीव जी, जॉर्ज सोरोस का कारोबार भारत में क्या है? इनके खिलाफ जो है हमें सतर्कता की आवश्यकता है। नहीं, बिना बदमाशी के हमारा कोई कारोबार भारत में ना हो। हम विदेश भारत अरे कैसे मजा लेंगे? सिर्फ 20 सेकंड। ऑलराइट, ओके, आलोक अवस्थी बोलेंगे अब सर, आप सब लोग शांत हो जाएं। हाँ मैं दूंगा 20 सेकंड। ओके आलोक जी बोलिए, 20 सेकंड सर, 20 सेकंड से ऊपर नहीं, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, मुझे दो बातों पर आपत्ति अपनी बात रखनी है। एक तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भाई अजय ने कह दिया कि बाबर को जोड़ दिया भारत के मुसलमानों से। मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है। भारत का मुसलमान आत्मसंयमी है और स्वाभिमानी है। बाबर एक आक्रमणकारी था और उसको हम आक्रमणकारी मानते हैं, जिसने भारत की प्रभुसत्ता पर हमला किया था। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो तमाम रिपोर्ट्स का अध्ययन और बता रहे थे किन किन लोगों का। मैं उनसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि भारत नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था क्या आज चौथे नंबर की बन चुकी है या नहीं? देना पड़ेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ये पूछना चाहता हूं 20 सेकंड सर, गो अहेड सर, चलो बोलो, आप बोलो सर। उस 20 सेकंड, धन्यवाद। आलोक जी अब शांत हो जाओ। अवस्थी जी, उस अर्थव्यवस्था का फायदा क्या कतार में खड़े आखिरी आदमी को मिल रहा है? पर कैपिटा इनकम क्या है जरा आप हमारी बताइए। पूरी दुनिया में 142वें नंबर पर है। ये कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसकी आप बात कर रहे हैं? और दूसरी बात सुनिए, आप चुप रहिए। और दूसरी बात, अभी जॉर्ज सोरोस की गई, हमारी डिप्लोमेसी का पकौड़े तल रही है, ये नाली से गैस निकाल रही है। हमारी डिप्लोमेसी क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? और हमारी इतनी मजबूत सरकार क्या कर रही है? किसके बारे में कह रहे हो? क्या कर रहा है? किसके बारे में? अगर हमारे देश को स्टेबल कर रहा है तो क्या कर रही है? हमारी डिप्लोमेसी पकौड़े तल रही है, ये नाली से गैस बना रही है या बादलों से वो देख रही है। रडार लगा करके क्या बात कर रहे हैं आप? और अर्थव्यवस्था की क्या बात करते हैं? आज हमारे हाउस होल्ड पर कितना कर्ज है बता सकते हैं? पिछले 70 साल में सुनिए, इकोनॉमी पर एक अलग से डिबेट करा लीजिएगा, बता दूंगा कि उसका फायदा किसको हो रहा है। अडानी और अंबानी के अलावा किसी को फायदा नहीं हो रहा है। आज अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं, सिर्फ उनको फायदा हो रहा है। इस देश के गरीब के आदमी के पास सिर्फ 5 किलो राशन, 5 किलो दाल और 5 किलो चावल उसके हाथ में लग रहा है। और बाकी जो मॉन्ट ब्लांक पानी पीने गया है। जॉर्ज सोरोस अगर इस देश को निस्टेबल कर रहा है तो आपकी डिप्लोमेसी क्या पकौड़े तल रही है? क्या कर रहे हैं आप? ये नाली से गैस निकाल रही है आपकी डिप्लोमेसी। इतने चीख क्यों रहे हो आप? आराम से बोल सकते हो। बहुत मजबूत है हमारी देश की डिप्लोमेसी, बहुत मजबूत है। धन्यवाद। और आप जैसे पार्टियों को क्या तल रहे हैं? बैठा रखा है, क्या तल रहे हैं? पकौड़े। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समय समाप्त हो गया। मैं उपाध्याय जी किसी दिन और आपको कंपनसेट कर दूंगा सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि धर्म का वेश धारण करके एक महामंडलेश्वर ने किस तरह अपने ही शिष्य की सुपारी देकर हत्या करा दी अलीगढ़ में। बेहद सनसनीखेज मामला है। विस्तार से आपको एक ब्रेक के बाद ये रिपोर्ट दिखाएंगे।